और इस वक्त बड़ी खबर यूक्रेन से, यूक्रेन के सूमा से ये खबर। सूमे के गवर्नर ने बयान दिया कि 24 घंटे के अंदर रूस ने सूमे पर 79 हमले किए हैं। रूस की आर्मी ने सूमे पर रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड से जबरदस्त हमले किए हैं। यूक्रेन के सूमे प्रांत के 10 शहरों में रूस की आर्मी भारी बमबारी कर रही है। रूस यूक्रेन जंग में लगभग 300 दिन बीत गए हैं। पुतिन का रूस यूक्रेन में क्यों नहीं हार रहे? नाटो ने भी ये मान लिया है कि पुतिन लंबी जंग की तैयारी कर चुके हैं और वहीं ज़ेलेंस्की यूक्रेन की तबाही देखकर यहां तक कहने लगे हैं कि पुतिन पर जंग का जुनून हावी हो चुका है। और यही जुनून पुतिन रॉकेट के पुजारी हो चुके हैं। जब नाटो और यूक्रेन को लग रहा था कि रूस के पास मिसाइलें और रॉकेट खत्म हो गए हैं, तो ठीक उसके उलट पुतिन के रूस ने पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन की राजधानी कीव और दर्जन भर शहर पर इतने भयानक हमले किए हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे यूक्रेन पर कयामत टूट पड़ी। पुतिन की सेना ने दिखा दिया है कि रूस ना तो यूक्रेन से हार रहा है और ना ही वो अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से जुड़े 30 देशों के घातक हथियारों की परवाह कर रहा है। पुतिन जबरदस्त हौसले के साथ यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने में जुटे हुए हैं और इसलिए 3 दिसंबर से रूस की सेना की रॉकेट ब्रिगेड ने इतने घातक हमले किए हैं कि यूक्रेन में अंधेरा छा गया है। यूक्रेन के लोग भीषण सर्दी में अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि पुतिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की युद्ध नीति को यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन द्वितीय विश्व युद्ध की तरह यूक्रेन को लंबी जंग में थका रहे हैं। यूक्रेन के लोगों का हौसला तोड़ रहे हैं। यूक्रेन के खाना पानी और बिजली सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि यूक्रेन को जंग में इतना कमजोर और लाचार कर दिया जाए कि वो युद्ध में घुटने टेक दें। दिसंबर महीने में अभी तक ना तो अमेरिका ने कोई नया घातक हथियार यूक्रेन को दिया है और ना ही नाटो कोई ऐसा मिशन शुरू कर पाया है जिससे पुतिन को यूक्रेन में रोका जा सके। पिछले 3 दिनों से पुतिन ने रूस की राजधानी कीव पर मिसाइलों की बरसात कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक कह दिया है कि राष्ट्रपति पुतिन रॉकेट के पुजारी बन चुके हैं और रूस खुद को रॉकेट युद्ध का देवता समझ बैठा है। ज़ेलेंस्की का ये बयान साफ बताता है कि रूस ने अपनी घातक मिसाइलों और रॉकेट ब्रिगेड से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जहन्नुम के नजारे दिखा दिए हैं। पुतिन का रूस यूक्रेन को तिल तिल करके मार रहा है, जिसमें मिसाइलों और रॉकेटों का बहुत बड़ा हाथ है। पिछले 2 दिन में पुतिन के रूस ने लगभग 130 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं, जिसमें से यूक्रेन ने 60 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। लेकिन वहीं रूस दावा कर रहा है कि उसके ताजा हमलों ने कीव को अंधेरे में डुबो दिया है। जानकारों के मुताबिक रूस की सेना ने कैस्पियन सागर में जहाजों से और रोस्तोव के दक्षिणी रूसी क्षेत्र से 38 क्रूज मिसाइलें दागी हैं, जबकि रूस के काला सागर बेड़े से 22 कैलिब्र क्रूज मिसाइल दागी गई।
लगाकर रूस ने यूक्रेन में मिसाइलों और रॉकेट से इतने खतरनाक हमले किए हैं कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर कीव में ब्लैकआउट हो गया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इसी को लेकर खौफ में है, जबकि कीव में बचे लोग पुतिन की फौज का तांडव देखकर दहल चुके हैं। Євросоюз затвердив 9-й пакет санкцій проти Росії за війну. 9-й. Але, очевидно, не останній. Бо очевидно, що тиск потрібно підвищувати. Я дякую всім тим лідерам і країнам, які боролися за міцніший пакет. Але будемо працювати з Єврокомісією. ये राजधानी कीव की ताजा तस्वीरें हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं। खंडहर बन चुकी कीव की इमारतों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस की सेना ने यहाँ पर कितने भयंकर तरीके से रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया है। तबाही और बर्बादी की इन्हीं तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की पुतिन को रॉकेट युद्ध का पुजारी कहने लगे हैं, जबकि नाटो के तमाम दावों के उलट यूक्रेन में रूस की जबरदस्त मारक क्षमता साफ देखी जा सकती है। फिर चाहे ज़ेलेंस्की कोई दावा क्यों ना करे, Сьогоднішній результат – 60 ракет збито. Відзначили всі повітряні командування. Центр, південь, схід та захід. А особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів було знищено саме в небі центральних районів країни і поблизу रूस यूक्रेन युद्ध का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। रूस की सेना पिछले 10 महीनों से यूक्रेन में तबाही मचाए हुए है। इस दौरान यूक्रेनी सेना के पलटवार में हजारों रूसी सैनिकों की भी जान जा चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि इस युद्ध में रूस के 90,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि रूस के हमले में 1 लाख से अधिक यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। इतनी भयंकर तबाही होने के बावजूद दोनों देश युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि आखिर इस जंग में यूक्रेन हार क्यों नहीं रहा है और रूस को यूक्रेन और नाटो हरा क्यों नहीं पा रहा है। नाटो के प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने जंग के लगभग 300 दिन बाद मान लिया है कि रूस को जंग में हराना आसान नहीं है, क्योंकि पुतिन ने रूस को लंबे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने साफ कहा है कि पुतिन एक लंबे युद्ध की योजना बना रहे हैं और पश्चिम को यूक्रेन को तब तक हथियार भेजना जारी रखना चाहिए जब तक कि रूस हार न मान ले। लेकिन अब पश्चिमी देशों के डिफेंस एक्सपर्ट ये मानकर चलने लगे हैं कि पुतिन को जंग में हराना इतना आसान नहीं है कि अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से जुड़े 30 देश मानकर चल रहे थे। असल में पुतिन की फौज यूक्रेन में 2 तरह से युद्ध कर रही है। एक घातक मिसाइलों और रॉकेट के दम पर यूक्रेन को संभलने का मौका नहीं दे रही है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना के साथ साथ यूक्रेन के लोगों की बिजली, पानी की सप्लाई, अस्पताल, सड़क और पुलों पर इतने भीषण हमले कर रही है कि ज़ेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा है कि पुतिन के मिसाइल और रॉकेट के हमलों से निपटें या फिर यूक्रेन में मौजूद अपनी जनता को बचाएं। Это вообще кошмар. Ребеночек маленький, там мужчина, я не знаю толком, кто там уже погиб, потому что как-то было не до того. Она так резко это все рвануло. Я на удивление я просто прошел со спальни через зал в следующую комнату, только присел на диван и взрыв. अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल सभी 30 देश पुतिन के रूस को काबू करने में जुटे हैं, लेकिन पुतिन ने जंग का ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है कि ना तो यूक्रेन को समझ आ रहा है कि रूस से कैसे जीते और ना ही नाटो को समझ में आ रहा है कि यूक्रेन कौन से ऐसे हथियार दे ताकि रूस को भयानक हमलों से रोका जा सके।
यूक्रेन में पुतिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह जंग कर रहे हैं। पुतिन रॉकेट हमलों से यूक्रेन की हर उस इमारत को तबाह करने में जुटे हैं जहां से यूक्रेनी फौज जो रूस पर हमला करती है। रूस की घातक मिसाइलों की बरसात यूक्रेन की बिजली और पानी सप्लाई को तबाह कर रही है, तो वहीं पुतिन की फौज जिस गांव और शहर पर कब्जा कर रही है उसे पूरी तरह से नष्ट कर रही है ताकि यूक्रेन की फौज उसका दोबारा इस्तेमाल न कर पाए। रूस की सेना यूक्रेन के जानवरों तक को नहीं बख्श रही है ताकि यूक्रेन की फौज उनका इस्तेमाल न कर पाए। पुतिन यूक्रेन के शहरों और गांवों को कई हफ्तों तक घेर कर रखते हैं ताकि वहां हमला करने को तैयार बैठी यूक्रेन की फौज भूख और थकान से हार मान जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसी तरह से रूस ने हिटलर को हराया था और अब पुतिन हिटलर को हराने वाले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फॉर्मूले को यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 300 दिन से चल रही जंग में रूस ने यूक्रेन में अभी तक नाटो को टिकने नहीं दिया है। जैसे ही अमेरिका यूक्रेन को भारी हथियार देने की कोशिश करता है, पुतिन सीधे परमाणु हमले की धमकी देते हैं। रूस की फौज ने पिछले दिन अपनी यार्स परमाणु मिसाइल की झलक दिखाकर नाटो के होश उड़ा दिए थे। रूस की यार्स परमाणु मिसाइल नाटो के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। जानकारों के मुताबिक रूस के पास सेवा में 173 यार्स परमाणु मिसाइलें हैं जो पूरे यूरोप या अमेरिका तक आसानी से मार कर सकती हैं। एक यार्स रॉकेट परमाणु मिसाइल 6 परमाणु हथियारों को एक साथ ले जाने में सक्षम है। रूस का यार्स रॉकेट परमाणु हमला करने में बेहद कारगर साबित होगा। 12,000 किलोमीटर तक हमला करने वाला रूस का यार्स रॉकेट अमेरिका और ब्रिटेन दोनों पर आसानी से परमाणु हमला कर सकता है। पुतिन की मिसाइल पावर को कम आंकना यूक्रेन और अमेरिका की बहुत बड़ी गलती साबित होने जा रही है। अब तो नाटो भी कहने लगा है कि भले ही यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद की गई हो, लेकिन अरबों डॉलर के हथियार भी यूक्रेन में रूस को हरा नहीं पा रहे हैं। नाटो को यह खौफ क्यों है, जरा इसे भी जान लीजिए। नाटो यूक्रेन को फ्रांस के 1 साल के रक्षा बजट के बराबर हथियारों के लिए पैसा दे चुका है, यानी यूक्रेन को $40 बिलियन के हथियार मिल चुके हैं। लेकिन यूक्रेन रूस को हरा नहीं पा रहा। नाटो भी मान चुका है कि पुतिन यूक्रेन में लंबी जंग की तैयारी कर चुके हैं। इसीलिए नए साल 2023 की शुरुआत में पुतिन यूक्रेन पर 2 लाख नई फौज के साथ हमला करने की तैयारी कर चुके हैं, जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से जुड़े 30 देशों पर भारी साबित होगी। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन में अब कयामत वाली जंग करने जा रहा है, जहां पुतिन के रॉकेट, मिसाइल, परमाणु बम और घातक हथियारों का भयानक तरीके से इस्तेमाल होगा। एक तरह से पुतिन का रूस यूक्रेन में आत्मघाती मिशन पर निकल चुका है। या तो मरेंगे या फिर मारेंगे। और यूक्रेन के अंदर खूंखार वैगनर ग्रुप ने कहर ढाया हुआ है। वैगनर ग्रुप ने 10 लड़ाकों का कत्ल कर दिया है। इतना ही नहीं, 10 लड़ाकों ने युद्ध लड़ने से मना किया था और इसीलिए उनका कत्ल कर दिया गया। तो किस तरीके से क्रूर होते जा रहे हैं रूस और रूस के सैनिक। यूक्रेन में रूस की मिसाइलें कहर बनकर टूट रही है, बिजली गुल है, बारूद लगातार चारों तरफ बिखरा हुआ है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस ने अब तक 16,000 से अधिक मिसाइलें यूक्रेन में दाग दी। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर रूस के पास कितनी मिसाइलें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। रूस के जंगी तहखाने में अभी कितनी मिसाइलें बची हैं? पुतिन की मिसाइलों का पूरा बैलेंस शीट आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। पुतिन का गुस्सा कीव पर कहर बन टूटा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस ने एक साथ 7 मिसाइलें बरसाई। जगह जगह इमरजेंसी सायरन बजने लगे। रूस के इस बड़े मिसाइल अटैक से यूक्रेन के अलग अलग इलाके में बारूद की आग भड़क उठी।
खार्किव और दक्षिण में क्रीवीरी। इस मिसाइल अटैक में अहम टारगेट बनी। पुतिन की सेना ने अपनी इस बारूदी बारिश में यूक्रेन के 9 बिजली संयंत्र निशाना बनाए। यूक्रेन की राजधानी का बुरा हाल है। यूक्रेन का दावा है कि कीव के 70% इलाके अंधेरे में हैं। राजधानी के 2/3 से अधिक इलाके में बिजली नहीं है। रूस के ताजे हमले से कीव कैसे दहल गया है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5। यूक्रेन का दावा है कि इस मिसाइल हमले से बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ रूस ने रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 10 महीने से जंग जारी है। दोनों देशों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना ही बातचीत को राजी है। रूस यूक्रेन पर मिसाइल अटैक कर रहा है। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर रूस के पास कितनी मिसाइल हैं जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस पर कई अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या दूसरे देश चुपचाप तरीके से रूस की मदद कर रहे हैं या फिर रूस ने इस जंग के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी? यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से ही रूस के सैनिकों ने लगभग हर दिन यूक्रेन के शहरों में दर्जनों और कभी-कभी सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव के दावे के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन पर 16,000 से अधिक मिसाइल हमले किए हैं। 12,300 के करीब मिसाइल यूक्रेन के अलग अलग शहर और गांवों पर बरसे हैं। 1900 मिसाइल यूक्रेन के घरों पर गिरे हैं। 500 के करीब मिसाइलें यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर गिरी हैं। 250 मिसाइल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरे हैं। 220 मिसाइल यूक्रेन के पावर प्लांट पर गिरे हैं। बाकी के 800 मिसाइल यूक्रेन के अन्य ठिकानों पर गिरे हैं। पूरी दुनिया के कई बड़े संगठन और देश अब बस इसी सवाल को पूछ रहे हैं कि आखिर रूस के पास इतनी मिसाइल आ कहां से रही हैं? कयास लगाया गया था कि रूस के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, लेकिन रूस के इन हमलों से साफ है कि पुतिन के बारूदी तहखाने में अभी मिसाइलों की कमी नहीं है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की गणना के अनुसार रूस में कितनी मिसाइलें बची हैं? रूस ने अपनी मिसाइल शस्त्रागार का लगभग 50.7% खत्म कर दिया है। रूस के पास अभी सिर्फ 13% इस्कंदर मिसाइल बची हैं। 23 फरवरी को रूस के पास कुल 900 इस्कंदर मिसाइल थी और अभी 119 बचे हैं, यानी रूस के पास अभी 87% S-300 मिसाइलें बची हुई हैं। 23 फरवरी को इनकी संख्या 8,000 थी और अभी 6,980 मिसाइलें बची हैं। रूस ने सबसे अधिक कैलिबर मिसाइल बरसाई है। बावजूद इसके रूस के पास अभी 37% कैलिबर मिसाइलें बची हुई हैं। 23 फरवरी को रूस के पास 500 कैलिबर मिसाइलें थी, जो अभी 229 मिसाइलें बची हैं। यूक्रेन के खुफिया इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने युद्ध के दौरान 48 इस्कंदर मिसाइल, 120 कैलिबर मिसाइल, 360 X-35 नई मिसाइलों का निर्माण भी किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया की अलग अलग खुफिया एजेंसियों की सीक्रेट रिपोर्ट को आधार बनाकर 4 संभावित वजहें बताई हैं, जिसके चलते रूस के हथियार या कहें कि रूस की मिसाइलें अभी भी कम नहीं हो रही हैं। पहली वजह, रूस को यूक्रेन जंग में ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश मदद कर रहे हैं। ये दोनों ही देश अपने देश से मिसाइलों और अन्य हथियारों का जखीरा लगातार रूस भेज रहे हैं। दूसरी वजह ये बताई गई है कि रूस लगातार ही नई मिसाइलें बना रहा है। शायद इसलिए ही ये जंग इतने लंबे वक्त से चल रही है, क्योंकि रूस नए हथियार बनाकर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी वजह के तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस ने नाटो से लड़ने के लिए जिन मिसाइलों को बचा कर रखा था, वो अब उन्हें ही इस्तेमाल कर रहा है। वहीं चौथी वजह ये बताई जा रही है कि ये भी हो सकता है कि रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जिन मिसाइलों को तैनात किया हुआ था, अब उन्हें हमलों में इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन एक हफ्ते पहले ही यूक्रेन को आगाह कर चुके थे कि दुश्मन की एक मिसाइल का जवाब रूस की सैकड़ों मिसाइलों से दिया जाएगा। सुनिए पुतिन ने कैसे इशारे में यूक्रेन को इस मास मिसाइल अटैक की चेतावनी दी थी। которые такие решения принимают, мы подумаем, может быть, даже о возможно, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем
при необходимости и возможных сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. पुतिन का वही गुस्सा अब कीव समेत यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइल के रूप में फूटा है। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल बरसाने की असली वजह क्या मानी जा रही है, इसे भी जान लीजिए। वजह नंबर 1, यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस का रयाजान मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। वजह नंबर 2, कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हुआ। वजह नंबर 3, यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस के सारातोव मिलिट्री बेस पर हमला हुआ, जो रूस के लिए बहुत ही डरावना था, क्योंकि सारातोव में ही रूस का एंगल्स एयर बेस है। एंगल्स एयर बेस पर हुए हमले में रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा। वजह नंबर 4, दावा किया गया कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। एबीसी न्यूज ने ज़ेलेंस्की के इनर सर्किल के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर की पुष्टि की कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्स रूस में काफी अंदर तक पहुंच गई थी। दावा किया गया कि रूस के सैन्य ठिकानों पर 2 ड्रोन हमले हुए, उनमें कम से कम किसी ऐसे ठिकाने पर ड्रोन को गाइड करने का काम रूस में मौजूद यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने की। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। रही सही कसर रूस की एक न्यूज वेबसाइट रेडोका की एक रिपोर्ट ने पूरी कर दी। रेडोका ने डायरेक्ट चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन से हमले हो रहे हैं तो मॉस्को पर हमला हो सकता है। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है उसके मुताबिक अगर रूस में हमला करने वाले ड्रोन यूक्रेन से आए तो सीधा मतलब है कि यूक्रेन के पास पहले से ही 1000 किलोमीटर तक हमला करने वाले ड्रोन हैं, जिसका मतलब है कि मॉस्को पर हमला हो सकता है, क्योंकि कीव से मॉस्को की दूरी करीब 862 किलोमीटर है और मॉस्को पर एयर अटैक पुतिन को किसी भी सूरत पर मंजूर नहीं। यही वजह है कि पुतिन कीव समेत पूरे यूक्रेन को एक बार फिर अपनी मिसाइलों के निशाने पर ले लिया है। पुतिन यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से काफी खफा है। इसी वजह से वो मीडिया के सामने आकर रूस के परमाणु सिद्धांत में बदलाव करने की चेतावनी देने से भी परहेज नहीं कर रहे। Добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. Вот мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. अमेरिका का परमाणु सिद्धांत पहले हमले का है, वहीं रूस अभी तक पहले हमला नहीं का परमाणु सिद्धांत रखता है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने बड़ी ही बेबाकी के साथ बोल दिया है कि रूस पहले हमला नहीं से पहले हमला का परमाणु सिद्धांत अपना सकता है। रूस की मिसाइल R-36 की रेंज 16,000 किलोमीटर। ये रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस की RS-24 यार्स मिसाइल रेंज 10,500 किलोमीटर। रूस की RS-28 परमाणु मिसाइल रेंज 10,000 किलोमीटर। टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 11,000 किलोमीटर। रूस की टोपोल M मिसाइल रेंज 11,000 किलोमीटर। ये रूस की ऐसी मिसाइलें हैं जो यूक्रेन के लिए काल का दूसरा नाम है। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब यूक्रेन पर उन मिसाइलों से वार कर रहा है जिससे परमाणु युद्ध को अंजाम दिया जा सकता है। दावा किया गया है कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन को डराने के लिए KH-55 मिसाइल से निशाना साधा है। मिसाइल को डमी न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ इसलिए फायर किया गया था कि अमेरिका तक को यह संदेश जाए कि जीत के लिए पुतिन परमाणु बम का बटन भी दबा सकते हैं। यूक्रेन की सेना ने मिसाइल के टुकड़े दिखाकर रूस पर आरोप लगाए हैं कि रूस यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना चाहता है, क्योंकि रूस की KH-55 मिसाइल क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। दावा किया गया है कि रूस ने डमी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर इसे यूक्रेन में दागा है। सवाल है, यूक्रेन की लड़ाई में अब आगे क्या होने वाला है?
ये सवाल इसलिए भी डरा रहा है क्योंकि रूस ने एक बार फिर अपने तहखानों का मुंह खोल दिया है। मिसाइलें काल बनकर यूक्रेन पर बरस रही हैं और पुतिन क्रिसमस पर भी सीज फायर नहीं करने वाले। ना एजेंडा है ना कोई नारा, तेजस्वी है नेता हमारा, तेरे रूप में मिल जाएगा हमको लालू दो। यूक्रेन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी वॉर लेबोरेटरी है। वॉर लेबोरेटरी यानी युद्ध की प्रयोगशाला। यूक्रेन की जंग को देखकर दुनिया के बड़े बड़े जनरलों और कर्नलों ने अपना माथा पकड़ लिया है, क्योंकि यूक्रेन की युद्ध भूमि ने दुनिया को यह समझा दिया है कि अब जंग का तरीका बदल चुका है। एक तरफ दुनिया यूक्रेन के अंदर 21वीं सदी का युद्ध कौशल देख रही है और दूसरी तरफ महाविनाशक हथियारों का वार पलटवार देखा जा रहा है। ये जंग सिर्फ यूक्रेन और रूस की नहीं है। दरअसल इस जंग में टकरा रहे हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के महाशक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र, महाभयानक हथियार। और अब इसी जंग में उतरने वाला है अमेरिका की आंखों का तारा, दुनिया का सबसे भीषण हथियार, जिसने पुतिन को परेशान कर दिया है, जिसके आने का इंतजार करते करते ज़ेलेंस्की और उनके कैबिनेट की भी आंखें थक गई हैं। लेकिन अब वो आने वाला है और जंग के मैदान में अपना कमाल दिखाने वाला है। इस महाअस्त्र का नाम है पैट्रियट मिसाइल। मिसाइल के नाम का अर्थ है देशभक्त। ये डिफेंस मिसाइल बहुत देशभक्त है। ये जहां पर तैनात होती है वहां दुश्मन हमला करने से पहले एक दो नहीं कई बार सोचता है, आखिर क्या है ये पैट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम? क्या यूक्रेन में तैनात होने के बाद ये मिसाइल सिस्टम पूरे युद्ध का रुख ही मोड़ देगा? क्या ये वाकई में यूक्रेन के अंदर ऐसी निर्णायक भूमिका निभाने वाला है कि पुतिन जैसे फौलादी लीडर का भी हौसला पस्त हो जाएगा? आखिर क्या होने वाला है यूक्रेन की रणभूमि में? आखिर क्यों इस वक्त वर्ल्ड लीडर्स की जुबान पर एक नाम है, पैट्रियट? पैट्रियट की पूरी काबिलियत आज आप समझेंगे और पुतिन का रुख अब कितना विस्फोटक होने वाला है आप ये भी समझेंगे। खार्किव, इज़्यूम, लीमान, खेरसॉन का एक हिस्सा जीतने के बाद भी ज़ेलेंस्की निराश और उदास है। आखिर क्यों? वजह यह है कि जमीन पर तो यूक्रेन की आर्मी ने प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, अपना वर्चस्व बना लिया है, लेकिन यूक्रेन के आसमान पर आज भी कब्जा पुतिन का है। एक नहीं कई देशों से ज़ेलेंस्की डिफेंस सिस्टम ले चुके हैं। यूरोप में कई देशों ने अपना डिफेंस सिस्टम ज़ेलेंस्की को सौंपा है, लेकिन पुतिन के ईरान वाले ड्रोन और पुतिन की खतरनाक मिसाइलें डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर देती हैं। ऐसे स्थिति में पुतिन के गुस्से से यूक्रेन की जनता बेहाल हो रही है। एक तरफ ज़ेलेंस्की बहुत मुश्किल से यूक्रेन के बिजली घरों को ठीक करवाते हैं और कुछ घंटे बाद उसी बिजली घर पर पुतिन के ड्रोन का निशाना लगता है या फिर कोई और मिसाइल गिरती है और ज़ेलेंस्की की सारी योजना नाकाम हो जाती है। बिजली की सप्लाई नहीं होने से यूक्रेन के अंदर करोड़ों लोग -4 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फीली हवा की मारक मिसाइल झेलने को मजबूर हो चुके हैं। यही वजह है कि लंबे अरसे से ज़ेलेंस्की एक खास डिफेंस मिसाइल सिस्टम बाइडेन से मांग रहे थे, जिसका नाम है पैट्रियट।
और अब ज़ेलेंस्की के लिए अच्छी खबर यह है कि बाइडेन की सरकार ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ज़ेलेंस्की को देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। Russia today warned of unpredictable consequences if the U.S. does indeed provide Ukraine a Patriot missile defense system. What's the status of deliberations on whether or not to provide Ukraine the Patriot, and does Russia's reaction influence the U.S. decision-making process at all on this? We'll continue to remain committed to providing Ukraine with the key capabilities that it needs to defend its nation. On the latter part there about the comments, I would just say that I find it ironic and very telling that officials from a country that brutally attacked its neighbor in an illegal and unprovoked invasion through a campaign that is deliberately targeting and killing innocent civilians and destroying civilian infrastructure, that they would choose to use words like provocative to describe defensive systems that are meant to save lives and protect civilians. एक पैट्रियट बैटरी को चलाने के लिए लगभग 90 सैनिकों की जरूरत होती है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम में 5 बैटरी को चलाने के लिए लगभग 450 सैनिकों की जरूरत होती है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट सिस्टम सभी मौसमों में काम करने में सक्षम है और इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। अमेरिका की पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 पैट-3 मिसाइल इस समय अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, सऊदी अरब, कोरिया, पोलैंड, स्वीडन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, रोमानिया, स्पेन और ताइवान में तैनात है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की काबिलियत की बात की जाए तो पैट्रियट को पहली बार 1982 में अमेरिका में तैनात किया गया था। इसके अलावा साल 1991 में खाड़ी के दूसरे युद्ध के दौरान इस डिफेंस सिस्टम ने सोवियत एरा के कई स्कड रॉकेटों को हवा में मार गिराया था। साल 2003 के इराक युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को तैनात किया। सद्दाम हुसैन की सेना के द्वारा छोड़े गए रॉकेट्स भी पैट्रियट ने मार गिराए थे। कुवैत में भी तैनात पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दुश्मनों की कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 70 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे नष्ट कर देता है। यानी 70 किलोमीटर तक पैट्रियट मिसाइल अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है और यही वजह है कि यूक्रेन की तरफ से लगातार पैट्रियट मिसाइल की मांग की जा रही है। Вдячний Німеччині за рішення посилити нашу протиповітряну оборону та передати додатково 7 зенітних установок «Гепард». Всі бачили вчора відео її ефективної роботи проти російських ракет. Вчора я відправив це відео своїй німецькій колезі зі словами вдячності за захист українського неба. Водночас українські дипломати продовжують докладати зусиль у переговорах з німецькою стороною щодо передачі Україні танків «Леопард-2» та системи ППО «Патріот». Німецька сторона продемонструвала अब नोट करने वाली बात यह है कि रूस की इस्कंदर और कलिब्र जैसी मिसाइलों को पैट्रियट सिस्टम ट्रैक कर पाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पैट्रियट सिस्टम रूस के द्वारा खरीदी जा रही ईरान की 300 किलोमीटर की रेंज वाली फतेह मिसाइलों को नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन क्रूज मिसाइलों को रोक पाना बहुत आसान भी नहीं होगा। भारत के लिए कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। कल इंडियन नेवी की ताकत बढ़ने वाली है क्योंकि कल इंडियन नेवी में शामिल होने वाला है युद्धपोत मोरमुगाऊ। 1 साल से इस युद्धपोत का परीक्षण किया जा रहा था, जो कि कल भारत के बेड़े में शामिल हो जाएगा। तो इंडियन नेवी के जंगी बेड़े में एक और विध्वंसक बाहुबली शामिल होने जा रहा है। आईएनएस मोरमुगाऊ भारत का ये स्वदेशी युद्धपोत छुपकर दुश्मन को तबाह करने में माहिर है। इस युद्धपोत के इंडियन नेवी में शामिल होते ही भारत की ताकत समुद्र में कई गुना बढ़ जाएगी। समुद्र के इस शहंशाह की खासियत क्या है और क्यों ये ड्रैगन की आंखों में खटक रहा है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए।
समंदर में उतरेगा हिंद का सिकंदर। पीएलए नेवी में मचेगी भगदड़। हिंद महासागर में भारत की अभेद्य शक्ति। हिंद का नया जलास्त्र बनेगा ड्रैगन का खास। आईएनएस मोरमुगाओ नाम है भारत के उस जलास्त्र का जो समंदर में ड्रैगन के छक्के छोड़ा देगा। समंदर में भारत की बढ़ती ताकत का साक्षात प्रमाण है आईएनएस मोरमुगाओ। हिंद महासागर से लेकर अरब महासागर तक भारत की बढ़ती धमक का नाम है आईएनएस मोरमुगाओ। और चीन पाकिस्तान के जैसे देशों की नेवी के ज़हन में खौफ का दूसरा नाम है आईएनएस मोरमुगाओ। भारत के इस महाजलास्त्र की मारक क्षमता ऐसी है कि दुश्मन इसका नाम सुनकर ही दहशत में आ जाता है। ड्रैगन की पीएलए नेवी ने जब से आईएनएस मोरमुगाओ के कमीशन होने की खबर सुनी है, तब से उसके नेवी अफसरों के होश उड़े हुए हैं। तो जरा सोचिए कि भारत के जिस स्वदेशी मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप का नाम सुनने भर से दुनिया की सबसे बड़ी नेवी घबराई हुई है, भारत का वो नया हथियार कितना खास और दुश्मन के लिए कितना खतरनाक होगा। समंदर में चीनी नेवी की था लेने भारत का ये महाबली आईएनएस मोरमुगाओ उस वक्त उतर रहा है जब अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। गलवान के बाद विस्तारवादी चीन के मुंह तवांग में भारतीय रणबांकुरों का ये दूसरा जोरदार तमाचा है जो उसे दोबारा ये एहसास करा चुका है कि ये नया भारत है, ये सशक्त भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत है। अगर इस नए भारत की 1 इंच जमीन पर भी ड्रैगन अपनी नियत खाली करेगा तो सीमा पर तैनात भारत के बाहुबली जवान चीनी सैनिकों का काल बन जाएंगे। तवांग में तनातनी के बीच पीएम मोदी रविवार को नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा मेघालय के शिलांग में होगा, जहां पीएम एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी 7 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। एलएसी पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जिनपिंग की एक भी चाल कामयाब नहीं हो रही है, जिससे बौखलाए जिनपिंग ने अब हिंद महासागर में अपनी नेवी की खनक दिखानी शुरू कर दी है। लेकिन एलएसी की तरह ड्रैगन की दाल यहां भी नहीं गल रही। हिंद महासागर में दमदार दमखम रखने वाली इंडियन नेवी की मजबूत मौजूदगी को देखते हुए ड्रैगन समंदर की लहरों पर भी लाचार नजर आ रहा है। आगे भी ड्रैगन हिंद महासागर में भारत के खिलाफ कोई हिमाकत न कर पाए, इसीलिए रविवार को भारत नया मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुगाओ उतारने जा रहा है। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने आ रहा ये वॉरशिप एडवांस रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है, जिसमें सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलें तैनात हैं। 163 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़े इस वॉरशिप का वजन 7400 टन है। इसकी कई खास खूबियों की वजह से इस स्वदेशी वॉरशिप को इंडियन नेवी के सबसे घातक वॉरशिप्स में गिना जा सकता है। समंदर में इसकी स्पीड भी शानदार है। इसके प्रोपेलर्स को 4 गैस टरबाइन से पावर मिलती है, जो उसे समंदर की लहरों पर 30 नॉटिकल माइल से ज्यादा की स्पीड देती है। आईएनएस मोरमुगाओ समंदर की लहरों पर इठलाने जा रहा पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान का वो प्रतीक है जिसे नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। मोरमुगाओ परमाणु मिसाइलें लॉन्च करने, बायो वेपन दागने और केमिकल वेपन से हमला करने की ताकत रखता है। इसकी इन्हीं खासियतों की वजह से समंदर में ड्रैगन के होश उड़े हुए हैं। आज
आज के हाईटेक जमाने में दुश्मन को भनक लगे बिना उसके ठिकाने के परखच्चे उड़ा देना ही जंग की कामयाबी की पहली शर्त है। इस शर्त पर हिंद का ये बाहुबली पूरी तरह खरा उतरता है। INS मार्मुआगो की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि इसे दुश्मन के एडवांस रडार भी आसानी से लोकेट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि इसकी बाहरी परत को एक स्पेशल स्टील की धातु से तैयार किया गया है। दुश्मनों के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि वो मार्मुआगो को जल्दी ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन मार्मुआगो पर लगे मॉडर्न रडार सिस्टम से दुश्मन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। नेवी के लिए मल्टी मिशन मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, यानी अगर वो सतह पानी के ऊपर इन द एयर सरफेस यानी सतह के ऊपर और सब सरफेस यानी सतह के नीचे किसी भी तरह का अगर थ्रेट हो इसका ये मुकाबला कर सकता है। और इस किसी भी थ्रेट का सामना करने के लिए उसके इक्वलेंट इस पे वेपन्स और सेंसर्स दोनों हैं, वेदर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, मीडियम रेंज गन्स, टॉर्पेडोज, एंटी सबमरीन रॉकेट्स एक्सेट्रा। INS मार्मुआगो पर ब्रह्मोस, बराकेट जैसी 8 मिसाइलें लगाई जाएंगी। ये सिस्टम हवा में 70 किलोमीटर तक दुश्मन पर निशाना लगा सकता है। इसके अलावा समुद्र में 300 किलोमीटर तक दुश्मन को मारने में सक्षम है। इसके साथ ही इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगाए गए हैं। इसमें रॉकेट लॉन्चर और टारपीडो लॉन्चर के साथ ही SAW हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। इसे पार्ट को रॉकेट लॉन्चर कहते हैं। हर एक युद्धपोत में ये 2 रॉकेट लॉन्चर हमेशा फिक्स रहते हैं। सबसे तेज और सबसे घातक इसे हथियार कहा जाता है। किसी भी युद्धपोत में स्टेप बाय स्टेप जो होता है इसे रॉकेट लॉन्चर कहा जाता है। और इसे अगर हम डिफेंस की भाषा में बोलें तो IRL यानी कि इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर इसे नाम दिया गया है। इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर। ये 12 बैरल एक बार में होते हैं और 12 बैरल एक साइड है और दूसरी साइड में भी 12 यानी कि 24 बैरल हैं। और इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर होती है, यानी कि कोई भी जहाज़ के आसपास 7 से 8 किलोमीटर में आएंगे तो ये रॉकेट जो लॉन्चर है उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जिस स्तर पे ये रॉकेट लॉन्चर, जैसा मैंने आपको बताया, जो सिंगल बैरल गन थी जो 260 डिग्री घूमती थी, उस तरीके से ये रॉकेट लॉन्चर भी 260 डिग्री घूमता है। भारत का ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर सभी तरह के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से हमले के दौरान भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। डिफेंस सेक्टर में भारत कितनी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और किस तरह से वर्ल्ड क्लास हथियार बना रहा है, ये उसकी ताजा मिसाल है। INS मार्मुआगो की गिनती इंडियन नेवी के मौजूदा सबसे घातक डिस्ट्रॉयर्स में की जा सकती है। INS मार्मुआगो में सबमरीन के हमलों से बचने की तकनीक देश में ही विकसित की गई है। इसका करीब 75% हिस्सा पूर्ण रूप से स्वदेशी है। आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण के उद्देश्य से 44 वॉरशिप और पनडुब्बियों में से 42 का निर्माण भारतीय शिप बिल्डिंग कंपनियां ही कर रही हैं। इसके अलावा 55 युद्धपोत और पनडुब्बियों के निर्माण के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसका निर्माण भारतीय शिपयार्ड में ही किया जाएगा। इस तरह पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिनके बारे में भारत अब तक सपने ही देखते आया था। जल्द ही भारत 100% स्वदेशी वॉरशिप बनाने में कामयाबी हासिल करेगा। उस दिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी नेवी यानी PLA नेवी के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। इंडियन नेवी ने 2047 तक आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा है। कैसे रडार सिस्टम्स में लगे हैं और किस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं और दुश्मन की नज़र से बच भी सकते हैं? जो किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना है वो एक श्रृंखला है, एक प्रोसेस है। और प्रणाली में सबसे पहले डिटेक्शन आता है। डिटेक्शन का एक ज़रिया रडार है, डिटेक्शन के और भी ज़रिए होते हैं। सो जो रडार है या जैसे अंडर वाटर है तो सोनार है, तो नेचुरली ये सेंसर्स इम्पॉर्टेंट हैं। और इस जहाज़ पे जैसे एयर और सरफेस सर्वेलेंस के लिए MF स्टार रडार है, सिमिलरली एयर सर्वेलेंस के लिए रॉल रडार है, सिमिलरली सरफेस सर्वेलेंस के लिए या सब सरफेस सर्वेलेंस के लिए हमसा सोनार एक्सेट्रा लगे हुए हैं। और जो इक्वलेंट वेपन्स के साथ इंटीग्रेट होते हैं, इनकी पिक्चर को फ्यूज़ करके ये थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। पीएम मोदी के फैसलों की बदौलत डिफेंस सेक्टर में तेजी से बढ़ती भारतीय आत्मनिर्भरता की वजह से अब भारत इंटरनेशनल लेवल पर डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद का वो बाजार बन गया है जहां भरोसे के साथ बजट में बेहतरीन हथियार
दूसरे देशों के लिए मौजूद है। इसीलिए अब दुनिया के कई देश अमेरिका और फ्रांस जैसे सुपर वेपन सप्लायर्स देशों के हथियारों को छोड़कर भारत के स्वदेशी हथियारों में दिलचस्पी लेने लगे हैं। हिंद की नई शान के इस अनोखे नाम का किस्सा भी दिलचस्प है। देश के पश्चिमी तट पर स्थित ऐतिहासिक गोवा बंदरगाह शहर के नाम पर इसका नाम मार मुगाओ रखा गया है। पहली बार इसे 19 दिसंबर 2021 को समुद्र में उतारा गया था, जिस दिन पुर्तगाली शासन से गोवा की आजादी के 60 साल पूरे हुए थे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईएनएस मार मुआगो के शामिल होने के बाद भारत की ताकत में 3 गुना इजाफा हो जाएगा। 15B श्रेणी के दूसरे स्वदेशी स्टेल्थ विध्वंसक मार मुआगो वॉरशिप दुश्मन के हमलों से अपना बचाव करने में सक्षम है। इस प्रोजेक्ट का ये दूसरा वॉरशिप है। इस प्रोजेक्ट का पहला जहाज आईएनएस विशाखापत्तनम पिछले साल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। आईएनएस मार मुआगो सिर्फ समंदर के नीचे के खतरों से ही नहीं, बल्कि आसमान से आ रही मिसाइल की महक भी 70 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है और उस पर पलटवार कर उसे बर्बाद कर सकता है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, उड़ते विमानों पर भी मार मुआगो से 60 से 70 किलोमीटर दूर से निशाना लगाया जा सकता है। इसमें 127 मिलीमीटर की गन लगाई गई है। इसमें AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम भी है। किसी भी जहाज की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका रडार सिस्टम। जो आप जहाज के ऊपर के हिस्से में देख रहे हैं, जो सर्कल घूम रहे हैं, वो इसका रडार सिस्टम है। और बताया जा रहा है कि सबसे ऊपर, अगर मैं कैमरामैन सुमंगल को बोलूँगा, जो सबसे ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, जो हल्का सा गोल हिस्सा है और त्रिकोण और के तरीके में इसको बनाया गया है, उस हिस्से को बोला जाता है शक्ति। ये इलेक्ट्रिक वेपन्स रडार है और जब ये रडार, इलेक्ट्रिक वेपन रडार ओपन होता है, जब यूज़ होता है, तो इसकी जो क्षमता है वो तकरीबन 300 किलोमीटर, यानी कि अंदाज़ा लगाइए कि 20 समंदर में 300 किलोमीटर के रेंज में ये रडार भाप सकता है कि दूसरे जहाज आसपास इसके है कि नहीं। भारत 15B श्रेणी के कुल 4 स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर बनाएगा, जिसमें से 2 तैयार हो चुके हैं। आने वाले 2 सालों में बाकी 2 डिस्ट्रॉयर को तैयार कर नेवी को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगाई गई है, जिसका नाम कवच रखा गया है। कवच इस जहाज के पीछे हिस्से में रखा गया है। कवच का मतलब होता है कि अगर ये जहाज दुश्मन के रडार पे आ भी जाता है, उसके सर्वेलेंस में भी आ जाता है, तो अमूमन देखा जाता है कि रडार सिस्टम में बड़ा सा जहाज दिखता है दुश्मन को कि एक बड़ा सा जहाज है, वो इस पर्टिकुलर एरिया में रखा हुआ है। लेकिन इसमें कवच नाम का जो चॉफ सिस्टम है जो लगाया गया है, उसमें अगर इसको ऑन कर दिया जाए, जो कवच सिस्टम को ऑन कर दिया जाए, तो उस सिस्टम को ऑन करने के बाद ये दुश्मन के रडार पर बिल्कुल छोटा सा जहाज दिखेगा और जहाज नुमा चीज़ भी नहीं दिखेगी, बल्कि कुछ और चीज़ दिखेगी। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है क्योंकि ये दुश्मन को पता ना चल सके। यानी कि अगर ये जहाज रडार सिस्टम पे, दुश्मन के रडार पे आ भी जाता है, तो रडार पर ये जहाज दिखेगा नहीं कि कितना बड़ा जहाज है, कौन सा जहाज है, बल्कि छोटी सी चीज़ दिखेगी समुद्र में, ताकि वो दुश्मनों को चकमा दे सकें। मोदी सरकार में डिफेंस सेक्टर को लेकर किए गए कई बड़े फैसलों की वजह से ही भारतीय सेना के तीनों अंग तेजी से मजबूत हो रहे हैं।